अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद अली खालिद और ये हमारी समरी लेक्चर पार्ट 2 है। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो आप लोग कंटेंट में कवर नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा करवा दूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस पर्टिकुलर एरिया पे 3 तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है। पहला वो ये पूछ सकता है कि डायरेक्ट रटा पूछ ले कि बताओ कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है डेटा गवर्नेंस की। तो आपने सीधा सीधा ये स्टेप्स लिख देने हैं, या स्टेप्स का नाम भी यूज़ कर सकता है कि डेटा गवर्नेंस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। तो तीनों तरह से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला हो गया रट्टे वाला सवाल। दूसरा सवाल जो वो पूछ सकता है इस पार्टिकुलर एरिया से, वो आपको एक केस बना के देगा और उस केस में पूछेगा आपसे कि बताओ इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं और कौन कौन से स्टेप्स मिसिंग हैं और कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें वो पूछ सकता है, डिफिशेंसीज आइडेंटिफाई करवा सकता है। ठीक हो गया। तीसरा केस, वो आपको एक कंपनी का पूरा केस बना देगा और उसमें कहेगा बताओ इसमें कौन कौन सा स्टेप कैसे परफॉर्म होना चाहिए। तो ये 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसमें मोस्ट प्रोबेबल पहला और दूसरा, जो तीसरा है उसका प्रोफिशिएंसी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी फ़िलहाल इस लेवल पे मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर इतने डेप्थ पे जाएगा। अच्छा, तो अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा, जब भी आपने डेटा गवर्नेंस को इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो आपने सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो उसका सपोर्ट आपके साथ हो। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाता है? सीएफओ आ जाता है आपका, ठीक है, सीईओ आ जाता है आपका, ठीक है। तो जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका सपोर्ट आपके पास होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा, क्या आपने ये लफ्ज़ बाय लफ्ज़ ऐसे लिखना है? नहीं, जैसे मैंने जो उर्दू में बताया आप उसे इंग्लिश में लिख दो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का आपके पास सपोर्ट होना लाजमी है। ठीक हो गया। दूसरा जो स्टेप है, इस्टेब्लिशिंग डेटा गवर्नेंस स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। देखो बच्चों, याद रखो, जब भी डेटा गवर्नेंस की इम्प्लीमेंटेशन करोगे, मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट लेने के बाद जो दूसरी इफेक्टिव चीज़ करनी है वो है डेटा गवर्नेंस की स्ट्रेटजी डिफाइन करना। डेटा गवर्नेंस की स्ट्रेटजी डिफाइन करना, स्ट्रेटजी बनाना। स्ट्रेटजी में क्या चीज़ डिफाइन करना? विजन, स्कोप और प्रिंसिपल। अच्छा, विजन, स्कोप और प्रिंसिपल सबसे पहले, ठीक हो गया। दूसरा, आइडेंटिफाइंग की डोमेन्स एंड गवर्नेंस प्रायोरिटी, मतलब कि कौन सा डेटा अच्छा है, ठीक है, कौन से डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा कह रहा हूँ, कौन से डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा डेटा हमारी प्रायोरिटी में आएगा। ठीक होगा। सेट पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड फॉर डेटा क्वालिटी, डेटा कैसा होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, किसके पास एक्सेस होगी, ठीक है, इस सारी चीज़ों का ख्याल, ये सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सेट होंगी इस जगह पे। क्लैरिफाइंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जगह पता चलेगा कि किसका क्या काम है, कौन स्टीवर्ड होगा, कौन कस्टोडियन होगा, कौन ओनर होगा। ठीक हो गया। अलाइनिंग डेटा गवर्नेंस गोल विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस इनिशिएटिव, यानी कि इस लाइन का ये मतलब है कि जो आपके पास ये डेटा गवर्नेंस के गोल है ना, ये बिजनेस के जो बेसिकली गोल्स हैं उससे अलाइन होने चाहिए। जो बिजनेस का गोल है, यानी बिजनेस का गोल क्या होगा? बिजनेस का गोल है प्रॉफिट अचीव करना, ठीक है, प्रॉफिट अचीव करना। तो डेटा अच्छा होगा तो बिजनेस प्रॉफिट अचीव कर पाएगा ना। डाटा आपके पास चोरी नहीं होगा, डाटा बिल्कुल ठीक होगा, आपके पास सही फॉर्म में होगा तो आगे प्रोसेस होगा, तो जिसकी वजह से आप एनालिटिक्स परफॉर्म कर पाओगे अच्छे से और जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट आएगा। तो जो डेटा गवर्नेंस का गोल है वो बिजनेस इनिशिएटिव यानी बिजनेस के गोल के साथ अलाइन होना चाहिए। ठीक हो गया। स्ट्रेटजी के साथ साथ आपने रोड मैप भी क्रिएट करना है, ठीक है, स्ट्रेटजी के साथ साथ रोड मैप भी क्रिएट करना है। रोड मैप क्या है कि किस तरह से ये चीज़ें होंगी। स्ट्रेटजी तो ये है ना क्या करना है, और किस तरह से होगा उसका जवाब कहाँ से आएगा? वो आएगा रोड मैप से। रोड मैप को आपने फेजेस में डिवाइड कर देना है, ठीक है। उसमें 3 फेज आते हैं। सबसे पहला फाउंडेशनल सेटअप यानी सेटअप फेज, दूसरा पायलट एग्जीक्यूशन, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल वाइड रोल आउट। ठीक हो गया। ये 3 फेजेस में इसको डिवाइड करना है। उसके अलावा आपने अपने जो है माइलस्टोन्स, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बना लेने हैं, ठीक है, कि आप ये चीज़ें जब अचीव हो जाएंगी तो आपने ये सारी चीज़ें बतानी है कि कब कब क्या क्या चीज़ें अचीव हो जानी चाहिए, कितना बंदा आपको चाहिए होगा इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है, क्या टाइम आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें इस रोड मैप के अंदर होंगी, ठीक है। अच्छा, जब आप एक रोड मैप बना लोगे कि कब कब क्या क्या चीज़ होनी है, किस किस बंदे को हमने किधर अपॉइंट करना है, कितने बंदे हमें चाहिए, हमारे क्या की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, माइलस्टोन्स भी कह सकते हो, की माइलस्टोन्स भी कह सकते हो। तो उसके बाद आपने ये जो भी आपके पास रोड मैप होगा ये आपने रिव्यू करवा लेना है किससे? सीनियर मैनेजमेंट से। सीनियर मैनेजमेंट में कौन आ जाता है? वही आ जाता है, सीएफओ आ जाता है आपका और सीईओ आ जाता है। तो ये आपके पास 2 स्टेप है
पहला स्टेप क्या है कि मैनेजमेंट से अप्रूवल लो, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है कि आप क्या कहते हैं अपने पास की स्ट्रेटजीज़ बना लो, की स्ट्रेटजीज़ में डिफाइन करो विजन, गोल, ठीक हो गया, प्रिंसिपल। उसके अलावा आप देखो कि यार आपने क्या किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। उसके अलावा आपने देखो कि कौन सा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद आपका गोल बिजनेस गोल के साथ अलाइन करना चाहिए, नहीं डेटा गवर्नेंस का गोल। उसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन ओनर होगा कौन, ये सारी चीज़ें आपके पास स्ट्रेटजी में आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपने एक रोड मैप बनाना है। रोड मैप को फेजेस में डिवाइड करना है, कब क्या चीज़ होगी, क्या माइलस्टोन्स हैं, कितना टाइम आपने लगाना है, कितने बंदे चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके पास रोड मैप में होंगी। रोड मैप का फिर अपने अप्रूवल ले लेना। इसके बाद हम चढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। पहला स्टेप पढ़ लिया, दूसरा स्टेप पढ़ लिया, तीसरा स्टेप ये कहता है कि तीसरे स्टेप में आपको वो मना करता है कि आपने पूरी कंपनी में एक साथ डेटा गवर्नेंस को नहीं लगा देना, ठीक है। पूरी कंपनी में नहीं लगाना है ना, क्यों? क्योंकि रिस्की होता है। देखो ज़्यादा मतलब पूरी कंपनी में इतने डिपार्टमेंट्स होंगे, अगर कोई गलतियाँ हुई तो हर डिपार्टमेंट में हो जाएगी। एक रूल्स होंगे तो हर डिपार्टमेंट के लिए गलत हो जाएंगे, तो ऑपरेशन स्लो हो सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस पे फ़र्क आ सकता है, ठीक है। और हो सकता है स्टेक होल्डर्स एक्सेप्ट ही ना करें इस चेंज को, इतने बड़े चेंज को। तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट देते हो एक डिपार्टमेंट से। अब आपने फॉर एग्जांपल कस्टमर डेटाबेस पे डेटा गवर्नेंस के रूल लगाए, आप उससे सीखते हो कि यार कोई गलतियाँ हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होती हैं, ठीक है। तो ये जो चौथा पॉइंट है इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशन, इसका यही कहता है कि स्टेप बाय स्टेप वाइज जो है इंप्रूव हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ही डेटा गवर्नेंस सारा सर इम्प्लीमेंट, नहीं। आप क्लियर गोल्स रखते हो कि मैंने इस चीज़ को इंप्रूव करना है, पहले अपनी डेटा क्लीनिंग को इंप्रूव करना है, फिर वैलिडेशन को इंप्रूव करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। उसके बाद सेट क्लियर टारगेट्स, आपने माइंड में डिफाइंड टारगेट्स रखे होते हैं कि यार अब हमने ये अचीव करना है, अब हमने ये अचीव करना है, इस फेज़ में हमने इतना अचीव करना है। तो ये पांचवा स्टेप है, आप इस चीज़ को इंश्योर करोगे। अच्छा, छठा, प्रायोरिटाइज स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस। देखो स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाना है। स्टेक होल्डर्स कौन है? जितने भी जो बंदा इफेक्ट हो रहा है ना इस चीज़ से, वो बंदा स्टेक होल्डर है। फॉर एग्जाम्पल HR डिपार्टमेंट का कोई बंदा है, कोई भी बंदा है जो उस डेटा को ओन करता है, कोई भी उस डेटा पे जो काम करता है, वो बंदा स्टेक होल्डर है, ठीक है। जो CFO CEO है वो स्टेक होल्डर है, वो पूरी कंपनी के स्टेक होल्डर है। कंपनी के अंदर जो काम कर रहा है वो स्टेक होल्डर है इसका। तो स्टेक होल्डर को आपने इंगेज करना है और स्टेक होल्डर को आपने मनाना है कि यार ये चीज़ हमने करनी है, क्योंकि अगर स्टेक होल्डर नहीं मानेगा तो ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं आएगी और डेटा गवर्नेंस फेल हो जाएगा। तो डेटा गवर्नेंस की इंप्लीमेंटेशन में स्टेक होल्डर को जो है आपने मनाना है और अपने साथ अर्ली स्टेजेस में मिला लेना है, उसको एतमाद में लेना है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है, ठीक है। और फिर आपने डेटा गवर्नेंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो ये आपका छठा स्टेप है, ठीक है। हम पॉइंट 7 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, लेवरेज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले फ्रेमवर्क का मतलब समझें। फ्रेमवर्क्स होते हैं रूल्स, गाइडलाइन, स्टेप्स, ठीक हो गया। अच्छा, फ्रेमवर्क डेटा गवर्नेंस के लिए कैसे हो सकता है कि यार कौन ओनर होगा, ठीक है, क्या रूल्स वगैरह, वो सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क में आ रही होती हैं। सारी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स या रूल्स वगैरह जो आप बना रहे होते हैं कि कौन डाटा मैनेज करेगा, डाटा कैसा होना चाहिए, कौन उस पर डिसीजन लेगा, कौन ओनर होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क में डिसाइड होती हैं। फ्रेमवर्क बताएगा, फ्रेमवर्क सारी चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है। अच्छा, आप कंपनी अपना ओन फ्रेमवर्क भी बना सकती है, लेकिन स्टेप्स वाइज जो इम्प्लीमेंटेशन, जो बेस्ट प्रैक्टिस है, जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है, वो ये कहती है, अच्छा ये चीज़ें करना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करोगे तो बेहतर होगा। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, तो वही कहता है कि जो ऑलरेडी फ्रेमवर्क डिज़ाइंड है ना, आप उसकी मदद ले लो, ताकि उससे क्या होगा, टाइम बचत होगी, पैसे बचेंगे, दिमाग कम लगेगा, जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और क्योंकि वो बाकी कंपनीज़ में यूज़ हो चुका है और उस पर रिलायबिलिटी है, तो आपको एक ये ख़तरा भी नहीं होगा कि ऐसा ना हो मैं इम्प्लीमेंटेशन करूँ तो ये रिलायबल ना हो। तो ये चीज़ें का फ़ायदा हो सकता है आपको। लेकिन अगर आप चाहो तो अपना भी बना सकते हो, लेकिन जो आपका बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ कर लो, ठीक है। ये जो भी लिखा हुआ है डेटा मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज, ये एक पूरा डेमबोक जो भी है, ठीक हो गया। ये जो भी चीज़ है ये फ्रेमवर्क है डाटा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि डेटा मैनेजमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि यार डाटा कैसे मैनेज होगा, किस तरह क्या क्वालिटी होगी डाटा की, ठीक है। डाटा का मीटा डेटा सिक्योरिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें ये फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जो बताता है कि डेटा कैसे मैनेज होगा। ये रूल्स वगैरह बता रहा होता है कि यार डेटा कैसे मैनेज होगा, इसकी क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, कौन इसे एक्सेस कर सकता है, कौन इसका ओनर है। तो ये सारी चीज़ें इस फ्रेमवर्क के अंदर बताई हुई है। अच्छा, ये जो वार्क 9 फील्ड मैट्रिक्स है, अच्छा ये एक ऐसा टूल है ना जो आपका बताता है कि वेदर आपका डेटा गवर्नेंस ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो आपके डेटा गवर्नेंस को असेस करने में मदद देता है।
ये टूल आपको बताएगा कि आपका डेटा गवर्नेंस का जो आपने पूरा मॉडल इम्प्लीमेंट किया है क्या ये अच्छा है या नहीं है। अच्छा, इसके ये जो है आपके पास 9 फील्ड्स होती हैं इसके अंदर, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी कंटेंट, तीसरी यूजेज। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली इसमें इतना कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मली ये देख रहा होता है कि यार वेदर ओनर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या सही से इन्होंने बताई भी हुई या नहीं, कि डाटा कौन ऑन करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, कंटेंट में ये देख रहा होता है कि यार डाटा की क्वालिटी इटसेल्फ कैसी है, ठीक है। और यूसेज में देख रहा होता है कि वेदर लोग ये जो कंपनी इटसेल्फ है क्या इस डेटा पे रिलाई करती है, क्या रिपोर्ट्स इसकी रिलायबल होती हैं नहीं। ऐसा ना हो कंपनी एक्सेल में मेंटेन कर रही हो लेकिन एक्सेल का डेटा ना यूज़ करती हो, अपनी एजम्पशंस यूज़ करती हो, तो वो तो फिर इनको साफ साफ पता चल जाएगा कि नहीं यार ये तो डाटा रिलायबल ही नहीं है। तो ये जो है आपके पास छोटा सा 7 पॉइंट था। अब 8 और 9 10 पॉइंट की तरफ आखिरी 4 पॉइंट्स हैं। इसके बाद जो है हम एक केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको केस स्टडीज़ भी साथ सॉल्व करूँगा ताकि यार आप लोग को आइडिया हो जाए कि कैसे टेस्ट हो सकता है। अच्छा, अपॉइंट स्किल्ड प्रोग्राम मैनेजर। जो 8वां पॉइंट है ना बेस्ट प्रैक्टिस का, वो ये कहता है कि यार ऐसा स्किल्ड प्रोग्राम मैनेजर लगाओ जिसको आईटी की भी नॉलेज हो और बिज़नेस को भी समझता। क्यों? अगर तो उसे आईटी की नॉलेज अच्छी होगी, बिज़नेस को समझता होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, इंगेज करना आता होगा लोगों को, तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन फाइनेंस डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट, बिटवीन कोई भी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट, तो उन्हें समझा सके, ठीक है, उन ताकि जो काम है वो रुके नहीं, ताकि वो उसको आराम से समझा सके और जो भी आपके क्लैशेस हो रहे हैं उसे रोक सके, ठीक है। वो उन्हें समझा सके कि ये रूल ऐसे इंप्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसे नॉलेज होगी बिजनेस की भी आईटी की भी, तो लोग उसकी सुनेंगे। दूसरी चीज़, इवैल्यूएटिंग एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अच्छा, अगर तो कंपनी के अंदर पहले से कोई ऐसा प्रोसेस लगा हुआ है किसी भी अप्रूवल का, कोई डेटा अप्रूवल का, डेटा एक्सेस अप्रूवल का, जो कि इम्प्रूव हो सकता है और न्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसी को इम्प्रूव करके ना अपने डेटा गवर्नेंस मॉडल के अंदर घुसा दो, ठीक है। क्योंकि वो पहले से एक तो बना हुआ है, लोग उसके आदी हुए हैं। अब नई चीज़ लाओगे तो फिर नई चीज़ को दोबारा सीखना और ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अडॉप्ट डेटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको खुद क्या कहते हैं, ये डेटा गवर्नेंस की जो है एक वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विस टाइप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोलिब्रा, इन्फॉर्मेटिका। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, वो देख रहे होते हैं डाटा को कैसे मेंटेन हो रहा है डाटा, कैसे नहीं मेंटेन हो रहा, वेदर रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे, डाटा की क्वालिटी वगैरह चेक कर लेते हैं, डाटा में कोई गलतियाँ तो नहीं है। तो इससे फ़ायदा यही होता है कि आपके एरर्स वगैरह नहीं होते। बाकी आप इनके पास भी रुजू कर सकते हो। आखिरी चीज़ है एस्टेब्लिश क्लियर। अच्छा, हर बंदे का पता होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन आंसरेबल है, ठीक है। कौन बंदा डेटा ऑनर है, कौन स्टीवर्ड है, ठीक है, कौन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, ये पॉलिसीज़ जो होती है आपकी बना रहा है गवर्नेंस, डेटा गवर्नेंस की, तो इसके ऊपर जो हेड्स होते हैं वो आपके पास यही सीएफओ, टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है डेटा गवर्नेंस काउंसिल में, ठीक हो गया। तो ये 11 पॉइंट्स ऐसे थे जो कि आप बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट कर सकते हो कि इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करोगे तो आपका डेटा गवर्नेंस का मॉडल है बहुत अच्छा बनेगा। तो इसके बाद एक केस स्टडी की वीडियो मैं या तो अलहदा से डाल दूंगा या इसी के नीचे ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि यार इस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आई कैप कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है।